हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भारतीय इतिहास से 25 प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। तो भैया उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है उसके बाद। ठीक है, हमें हड्डियाँ मिल सकती हैं, ठीक है, उस टाइम के पुराने घर मिल सकते हैं, खुदाई में हमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हमें भैया पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, लिखित। अगर मैं बात करूं आपके, एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसमें हमें आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होता है, लेकिन उसे अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, जिस दिन उसे हम पढ़ लेंगे वो हमारा ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या प्राप्त होता है भैया? हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभिलेख प्राप्त होते हैं, किताबें, ताम्रपत्र, ये सभी चीज़ें आपके ऐतिहासिक में आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके प्राग ऐतिहासिक काल को, तो भैया प्राग ऐतिहासिक काल को क्या करते हैं? मानव सभ्यता के जो भी ये प्रारंभिक काल है, इसे सुविधा अनुसार आप 3 भागों में बांटते हो। ठीक है ना, पहला हो गया आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर हो गया आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, फिर हो गया आपका नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए फिर आपने इतनी चीज़ें याद में रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भैया वो प्राप्त हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को पता है मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे भैया? राखल दास बनर्जी थे। ठीक है, राखल दास बनर्जी थे। ठीक है ना, कब की थी इन्होंने खुदाई? वो की थी 1922 में। किधर है भैया मोहनजोदड़ो? वो है आपका सिंधु नदी के तट पे। ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पे। अब देखो बात आ गई है मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ से आपने याद में रखना है हड़प्पा के बारे में भी। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने कब करवाई थी भैया? वो करवाई थी आपके 1921 में। किधर है आपका हड़प्पा? वो है आपका रावी नदी के तट पे। ठीक है, रावी नदी लिख लो। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं आपके मोहनजोदड़ो की, तो देखो भैया मोहनजोदड़ो से और आप क्या क्या चीज़ें याद में ला सकते हो। जैसे यहाँ से प्राप्त हुआ था विशाल अन्नागार। ठीक है ना, विशाल अन्नागार हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था, जो कि मोहनजोदड़ो की आपकी सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है ना, सबसे बड़ी इमारत भी थी। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो भैया जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद में है। ठीक है ना, और ऋग्वेद के कितने मंडल में है? तृतीय मंडल में है। ठीक है ना, तृतीय मंडल में है। ठीक है, और गायत्री मंत्र जो आपका गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? वो समर्पित है भैया सूर्य देवता सविता को। ठीक है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। ठीक है, आप सभी को पता है कितने प्रकार के होते हैं भैया आपके वेद? 4 प्रकार के। तो देखो सभी यहाँ पे दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो भैया जो आपका सत्यमेव जयते है ना, वो लिया गया था आपका मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो भैया गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका यजुर्वेद, क्योंकि गद्य और पद्य में यजुर्वेद को लिखा गया है। क्या है इसमें भैया? इसमें आपके यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। ठीक है ना, यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे बात करूं गद्य और पद्य में, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ये हो गया आपका गद्य और ये हो गया आपका पद्य। ठीक है, गद्य क्या होते हैं? गद्य में आपकी आ जाती है भैया कहानी। ठीक है, उपन्यास। ठीक है, नाटक, जिसे आप सीधे सीधे कहते हो। ठीक है, आपको कोई लय की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सीधे सीधे बोल सकते हो। आत्मकथा। ठीक है, और पद्य में क्या होता है भैया? दोहा कह दो, चौपाई कह दो, कविता कह दो। ठीक है, गीत कह दो, ये सभी आते हैं आपके पद्य में। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो भैया जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी उदयन ने। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं भैया उदयन की, तो उदयन किसका एक शासक था? वो मगध राज्य का एक शासक था।
ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ अगर आपकी मगध राज्य की तो मगध राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं बृहद्रथ। ठीक है ना। कहाँ थी इनकी राजधानी भैया? वो थी आपकी गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज राजगृह कर लो यहाँ पे, राजगृह। अब देखो अगर मैं बात करूँ डिटेल में आपकी मगध राजवंश की, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। चलो मगध राजवंश की, तो भैया यहाँ पे आपके 3 वंश आते हैं। एक आता है आपका हर्यक वंश, ठीक है, और दूसरा आता है आपका शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, और आपका तीसरा आता है नंद वंश। ठीक है ना, नंद वंश। अगर मैं बात करूँ आपके उदयन की, तो उदयन था भैया आपका हर्यक वंश का एक शासक। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका बिंबिसार। ठीक है, फिर बिंबिसार की हत्या कर देता है इसी का बेटा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, फिर अजातशत्रु की भी हत्या कर देता है कौन? ये उदयन। ठीक है, उदयन, ये उदयन हत्या कर देता है। फिर उदयन के बाद कौन आता है भैया? लास्ट वो आता है नागदशक। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। और एक और चीज़ ऐड कर लो उदयन के बारे में कि ये जो उदयन था इसने अजातशत्रु की हत्या करी और राजा बन गया। फिर ये क्या करता है? फिर ये भैया जो आपका गंगा, ठीक है, गंगा और सोन नदियों के संगम पे एक पाटलिपुत्र नामक नगर बसाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भैया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी जी। ठीक है, महावीर स्वामी जी। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना। और जो आपके जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जी थे, या कह दो आप ऋषभनाथ जी या आदिनाथ जी। ठीक है, आप इन्हें तीन नामों से जानते होंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखो महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ स्थित ऋषिपतनम में। ठीक है, और बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया भैया? इसे कहा गया जो पहले उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये कहा गया आपका। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे बुद्ध भगवान की, तो देखो भैया इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? कपिलवस्तु। ठीक है ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। ठीक है ना, और इनके बचपन का नाम क्या होता है? इनके बचपन का नाम होता है आपके सिद्धार्थ। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम क्या होता है? घोड़े का नाम होता है भैया कंथक। ठीक है, और इनके सारथी का नाम क्या होता है? वो होता है चन्ना। ठीक है, चन्ना होता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है भैया? वो होती है बोधगया पीपल वृक्ष के नीचे होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब ये घर छोड़ते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में आपका घर छोड़ देते हैं। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है भैया बौद्ध परंपरा में? वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उन्होंने अपना जो अंतिम समय था वो बिताया था श्रवण बेलगोला में। ठीक ना, श्रवण बेलगोला किधर है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है ना, कर्नाटक में। अगर मैं बात करूं आपके चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य भैया किसके संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है एक नंद वंश के आपके अंतिम राजा होते हैं घनानंद। ठीक है ना, घनानंद। तो ये घनानंद की जो है ये हत्या कर देते हैं। ठीक है, घनानंद की हत्या कर देते हैं। और किसकी सहायता से हत्या करते हैं? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या कर देते हैं। ठीक है, और किस वंश की नींव रखते हैं? वो रखते हैं मौर्य वंश की नींव फिर डालते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है? तो भैया जो इंडिका रचना है आपकी वह है आपकी मेगास्थनीज की। ठीक है, और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वो था भैया सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था। चलो
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था भैया जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है ना। कब? 1837 में, ठीक है। और चीज़ें आपने क्या याद में रखनी है, देखो एडिशनल चीज़ें, कि अशोक के अभिलेखों के जो खोजकर्ता थे ना, यहाँ पे अभी बात खोजकर्ता चल रही है, ठीक है ना। खोजकर्ता, जो खोजकर्ता थे वो कौन थे भैया? वो थे आपके टिफेंथलर, टिफेंथेलर, ठीक है। टिफेंथलर थे। कब खोजा था? वो खोजा था भैया इन्होंने 1750 में, ठीक है ना। इन्होंने खोजा था, और किसको खोजा था ये भी याद रखना। वो खोजा था दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को, ठीक है ना, मेरठ स्तंभ लेख को, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पढ़ा किसने, ठीक है, तो जो ये आपका दिल्ली टोपरा है, इसको क्या करता है ना, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले जाता है, ठीक है ना, दिल्ली मेरठ को। और फिर पहली बार पढ़ने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक किसी के द्वारा करवाता होगा, ठीक है। फिर पढ़ नहीं पाता है तो सबसे पहले फिर पढ़ता है ये जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है, और कौन किसको पढ़ता है भैया? वो पढ़ता है दिल्ली टोपरा को, ठीक है, दिल्ली टोपरा को पढ़ता है, ठीक है ना, टोपरा को। चलो इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी भैया सातवाहन वंश के समय, ठीक है ना। और ऐसी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है एक नाना घाट आपका अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट से अभिलेख से हमें पता लगता है, ठीक है। कौन थे भैया सातवाहन वंश के संस्थापक? वो थे आपके सिमुक। कौन थे? सिमुक थे, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राजवैद्य था, तो भैया जो कनिष्क के राजवैद्य थे वो थे आयुर्वेद के विद्वान। कौन है आयुर्वेद के विद्वान? चरक, ठीक है ना, चरक जी थे। और इन्होंने ही चरक संहिता भी लिखी थी, चरक संहिता, ठीक है। ये भी आपने याद में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कनिष्क की। तो देखो कनिष्क के दरबार में और इम्पोर्टेंट लोग भी थे, जैसे अश्वघोष हो गए, अश्वघोष जी हो गए, ठीक है, नागार्जुन जी हो गए। अब मैं बात करूँ नागार्जुन जी की, तो इन्हें क्या कहा जाता है भैया? इन्हें कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है, ठीक है। और वसुमित्र जी भी थे, वसुमित्र जी भी थे, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो भैया जो गुप्त संवत की शुरुआत की थी ना, वो की थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना। गुप्त वंश के एक शासक थे आपके, गुप्त वंश के। और गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी भैया? वो रखी थी श्रीगुप्त ने, ठीक है, श्री गुप्त ने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके गुप्त संवत की, तो देखो गुप्त संवत जो चलाया था वो चलाया था 319 ईस्वी में, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था, ठीक है ना, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था भैया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भैया नवरत्न थे, नवरत्न भी थे, ठीक है। और जिसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, कालिदास जी, कालिदास जी, ठीक है। और धन्वंतरी जी, धनवन धनवंतरी जी, ठीक है। और धन्वंतरी जी और वारामीर जी, ठीक है, वारामीर जी। तो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 17वां प्रश्न है वह है भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भैया जो भारत पे हूणों का आक्रमण हुआ था ना, हूण कौन थे? ये हूण लोग जो थे ये मध्य एशिया में निवास करने वाली आप कह सकते हो बर्बर जाति थी, ठीक है, बर्बर जाति थी। तो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में होता है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 18वां प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो भैया सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? वो लूटा था महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। भारत पर ये 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार, ठीक है। और क्यों करता है आक्रमण? भैया धन चाहिए होता है, ठीक है ना, धन की वजह से और अपने, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर मैं बात करूं आपके महमूद गजनवी की, तो थोड़ा और जान लो इसके बारे में, ठीक है ना। ये ना भैया सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ठीक है ना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था आपका महमूद गजनवी,
ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 19वां प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? ठीक है ना, वो चलवाई थे भैया बलबन ने। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ सिजदा एवं पैबोस की, तो क्या था भैया सिजदा? सिजदा था झुककर सुल्तान को नमस्कार करना। ठीक है ना, झुक कर सुल्तान को नमस्कार करना। और जो आपकी पैबोस प्रथा थी, पैबोस में क्या होता था, सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था। ठीक है ना, तो ये थी आपकी सिजदा एवं पैबोस प्रथा। ठीक है, बलबन ने चलाई। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो की थी भैया दौलताबाद। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ऐसा आदमी था जिस चीज़ में भी हाथ रखता था, समझ लो आपने शासन काल में इसने जो भी काम किए ना वो फेल ही हो गए। ठीक है, फेल ही हो गए, क्योंकि ये क्या करता है ना, चलो इसकी असफल योजना बता देता हूँ मैं। पूछा जाता है असफल, असफल लिख लो खाली। ठीक है, पहली कर लो। ये करता है सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि कर देता है 1326 में। ठीक है, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन कर देता है, राजधानी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करता है राजधानी परिवर्तन? दिल्ली में होता है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कर देता है। फिर देवगिरी का नाम क्या रख देता है भैया? दौलताबाद रख देता है। ठीक है, अब ये राजधानी परिवर्तन करता है 1327 में। ठीक है, फिर देखो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। ठीक है ना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है 1329 में, 1329 में। फिर देखो, फिर ये करता है भैया एक खुरासान विजय योजना बनाता है 1337 में। ठीक है, वो भी इसकी फेल हो जाती है। फिर कुराचिल अभियान में जाता है, वो भी इसका फेल हो जाता है 1338 में। ठीक है, तो इसके जो भी ये योजना बनाता होता है ना, तो फेल ही चली जाती है वो। ठीक है, चलो फिर भैया अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो वो क्या था भैया? सबसे पहले जजिया कर आरोपित वो था फिरोज तुगलक। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ फिरोज तुगलक की, तो देखो भैया इसने दास विभाग बनाया था। ठीक है, दास विभाग, पेंशन विभाग, दान विभाग, ठीक है, ऐसे कई विभाग बनाए थे। अब बात कर लेते हैं भैया जजिया कर की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके जजिया कर की, तो जजिया कर किससे लिया जाता था? ये था आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, यानी जो मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, और उसमें भी कुछ लोगों को छूट दी जाती थी, जैसे ब्राह्मण, अपाहिज और स्त्रियों को। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है भैया? ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? वो हो गया था भैया विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है ना, अब आप मेरे को बताओगे हरिहर और बुक्का जी कौन थे? ठीक है ना, इन्होंने हरिहर और बुक्का जी कौन थे यही बता दो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 23वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है? तो भैया ये श्रेय जाता है आपका रामानंद जी को। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है वो भक्ति आंदोलन को फैलाया था। ठीक है, रामानंद जी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न की ओर कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, कन्फ्यूजन नहीं करना है, अगर बाबरनामा भी आएगा तो बात एक ही है। ठीक है ना, बाबरनामा भी आएगा, बात एक ही है। किस भाषा में लिखी थी? वो लिखी थी भैया तुर्की भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, वह है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो भैया शेरशाह का मकबरा किधर स्थित है? वो है आपका बिहार, सासाराम में, सासाराम बिहार में स्थित है। चलो फिर अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।